ओके जी, हम लोग बात इतने दिनों से कर रहे हैं 21st सेंचुरी स्किल के हवाले से। हमने कल बात काफी डिटेल में की थी क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, और क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर हमने बुनियादी इशू ये रेज किया कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को सवाल करने की का हक दें, सवाल पूछने का हक दें। हम किसी भी बात को डॉगमा के तौर पे ना पढ़ाएं, इस तरीके से ना पढ़ाएं कि जी ये स्टैब्लिश है और अगर इस पर तुम सवाल उठा रहे हो तो तुम बेवकूफ हो। हम लोग अमूमन इन चीज़ों को इसलिए इनकरेज नहीं करते क्योंकि सवाल का जवाब देना एक मुश्किल काम है। सबसे आसान यही लगता है कि हम लोग आए और पढ़ाएं और चले जाएं। क्लास के अंदर इंटरेक्शन का होना, क्लास के अंदर बच्चों के सवालात का जवाब देना, उनके एतराज़ात का जवाब देना, उनके माइंडसेट को समझना, ये हमें निस्बतन मुश्किल लगता है। बाज़ दफ़ा बाज़ सवालात ऐसे होते हैं जो हमें भी झंझोड़ देते हैं, जो हमारी हमारी सोच के ऊपर, हमारे अकायद के ऊपर, हमारी नफ्सियात के ऊपर गहरा असर छोड़ते हैं। मुमकिन है आप में से बाज़ लोगों के लिए ये वाला सवाल कि क्या पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होनी चाहिए थी, शायद यही सवाल आप लोग को हिला देता। मुमकिन है आप में से बाज़ लोग ऐसे हों जिनकी सोच ये हो कि जी जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ या पाकिस्तान बनते वक्त हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, उसमें किसी भी किस्म की गलती की, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। हम लोग जब पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर ने हमें बताया कि जी अल्लामा इकबाल की सोच पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ थी। वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट का तसव्वुर नहीं रखते थे, वो ये तसव्वुर रखते थे कि अंग्रेज़ों की हुकूमत, अंग्रेज़ों की रियासत के अंदर ही कुछ रियासतें अलग हो जाए जो अंडर द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश रहें, लेकिन उनको अपने तौर पे अपने मिलजुल के काम करने की आज़ादी हो। ठीक है, ये उनकी सोच थी। और अभी अगेन एक नया पर्सपेक्टिव था हमारे लिए। एक और पर्सपेक्टिव मैं ये दे सकता हूँ फॉर एग्जांपल कि जी पाकिस्तान या हिंदुस्तान की आज़ादी के पीछे बहुत बड़ा किरदार सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। अगर दूसरी जंग अजीम ना होती तो उसके नतीजे में हिंदुस्तान पाकिस्तान के आज़ाद होने की नौबत ही नहीं आती। हमारे यहाँ अमूमन कहा जाता है कि जी हमारे लोगों ने इतनी स्ट्रगल की थी, इसके नतीजे में आज़ादी मिली, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो इफेक्ट थे, जो उसका इन्फ्लुएंस था, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। राइट, अब देखो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगेन जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं, जो इस्टेब्लिश डॉगमा है, जो इस्टेब्लिश सोच है, उसको चैलेंज कर रही हैं। क्लास के अंदर ये चीज़ें उसी वक्त फॉस्टर हो सकती हैं जब आप स्टूडेंट्स को सवाल करने दें। बच्चों को इनकरेज करने का ये भी तरीका है कि आप आपने एक टॉपिक पढ़ाया और अगले दिन आके बिल्कुल उसके अपोजिट व्यूज पेश किए, फिर कहा कि तुम फैसला करो। या हमने कोई टॉपिक दिया और उनसे कहा कि जी आप इसके प्रोस पे बात करें, फिर अगले दिन कहा तुम इसके कॉन्स पे बात करो, तुम ही इसके नुकसानात पे बात करो। उसके बाद हमने बात शुरू की कोलैबोरेशन के हवाले से कि जी मिलजुल के काम करना। हमने बात की कोलैबोरेशन के अंदर जो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं। हम लोग ज़िंदगी ऐसी गुजारना चाहते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक तराजू हो, हम नाप तोल के चलते रहें। तुम्हारे लिए ये किया, तुमने हमारे लिए किया, ज़ैनब आगे के बैठो, तुमने हमारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने हमें क्या रिटर्न दिया। ठीक है, या हम चाहते हैं कि जो हम दूसरे के साथ जैसा कर रहे हैं वैसे ही हम लोग हर वक्त अपने जहन में हमारे एक लेजर चल रहा होता है, एक हिसाब एक कॉन्टेक्ट चल रहा होता है। मैंने ये किया था, उसने ये किया, मैंने उसको ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, फला मौके पे वो सही से नहीं मिला। हम हर चीज़ को इसी हिसाब किताब के साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, हम हर चीज़ को इसी हिसाब किताब के साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हिसाब किताब के साथ नहीं गुजर सकती। रिदा के बराबर में आ जाओ बेटा, जितनी बड़ी जगह नजर नहीं आ रही। अच्छा, फिर इसी तरीके से और क्या कोलैबोरेशन के अंदर एक चैलेंज आता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पीट करते हैं आपस में। हम लोग छोटी छोटी बातों पे कॉम्पीट करते हैं। क्लास के अंदर आप बच्चों में ये चीज़ नजर आएगी कि फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर आपसे पूछा जी जवाब दें, रिदा ने हैंड रेस कर दिया, ठीक, और दूसरे के रिदा के साथ में ज़ैनब थी, उसने भी हैंड रेस किया। अब रिदा से सवाल पूछा तो ज़ैनब का मुंह बन गया कि जी मुझसे क्यों नहीं, जी मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं मिला। कभी क्लास में कोई टीचर सवाल पूछता है तो बच्चे जो शाय होते हैं वो आहिस्ते से अपने बराबर वाले को बता देते हैं, बराबर वाला जवाब दे देता है, उसके लिए तालियां बजती है। जो शाय बच्चा होता है वो शर्मात होता है, यार असल तो मेरा था, कि ये जो आंसर तो मैंने दिया था, मेरा नाम नहीं हुआ। पीछे मुड़ के देखें, आप अपने बचपन की बातों पर गौर करें, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आप लोग उस जमाने में आप लोग उसके लिए रोए भी होंगे, परेशान भी हुए होंगे। क्या आज वो चीज़ आप लोग को लगता है वैल्यूबल थी? बचपन में जब आप जिस खिलौने के छिन जाने पे आप रोते थे, क्या आज आपको वो खिलौना याद है? जब मैं स्कूल में था, हम लोग को जो गर्मियों की छुट्टियों में होमवर्क मिलता था, मैंने कभी भी नहीं किया। और मुझे हर दफ़ा अगस्त के महीने में जब स्कूल जाना होता था तो मैं बहुत परेशान होता था कि टीचर मुझे जो है ना डांटे ना। मैं बड़ी दुआएं करता था, अल्लाह ने प्लीज़ मेरी बारी ना आए, मुझसे कुछ ना पूछें, और अल्लाह का शुक्र है हर दफ़ा मैं निकल गया। लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार उससे परेशान होने वाली कौन सी बात थी।
या क्लास के अंदर टीचर मुझे डांट के क्लास से बाहर निकाल दे तो मुझे बड़ा डर लगा रहता था। अब मैं पीछे देखते हैं कौन सी बड़ी बात थी, पीछे मुड़ के देखते हैं, सोचते हैं तो बहुत सारी बातें जो उस वक्त अहम लगती थी आज वो चीज़ें अहम नहीं है। हमारे क्लास फेलोज कहाँ हैं, हमारे टीचर्स कहाँ हैं, कुछ अच्छी यादें हैं, कुछ बुरी यादें भी होती हैं हर शख्स के साथ, लेकिन मजमूई तौर पे उन चीज़ों का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था जितना हम उन चीज़ों को सीरियस ले रहे थे। हम लोग घर में गाड़ी आई, मेरे वालिद साहब ड्राइविंग करते तो मुझे ड्राइविंग का मौका इतना नहीं मिलता था। अब मैं उस बात पे बाज़ दफ़ा झगड़ता भी था। अब मैं पीछे मुड़ के सोच देखता हूँ, मैं सोचता हूँ इसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात थी, अब तो सब चीज़ें मेरे पास है, सब चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो बात वही होती है कि बात चीज़ें उस वक्त आपको लगता है कि यार ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। मुझे यकीन है आप में से सबके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि हमारे टीचर ने हमें रेड स्टार नहीं दिया, हमें वेरी गुड नहीं लिखा, हमारी तारीफ नहीं की। वह हमारी जो मिर्च है वो तो हमेशा बस उस्मा की तारीफें करती हैं, मेरी तारीफ नहीं करती, मुझे तो देखती भी नहीं है, वगैरह वगैरह। पीछे मुड़कर देखें आज वो बातें आप लोग कितनी इग्नोर, कितनी माइनर सी लगती होंगी, कौन सी इतनी बड़ी बात थी। हमारे दरमियान कोलैबोरेशन ना होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता। दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग हैं, उन कामयाब लोगों के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो यही कि वो लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं कि आगे चल के इस चीज़ का कितना असर पड़ेगा, और वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते चले जाते हैं। हमारे माशरे के अंदर दादा परदादा के ज़माने का मुकदमा होता है, ठीक, अब वो आज तक चल रहा होता है। कोई भी पार्टी अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं होती, भले कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं कि जी हमारी नाक कट जाएगी, और यही वजह है कि हमारे यहाँ खानदानी दुश्मनियां चलती चले आ रही होती हैं। मेरी एक जानने वाली खातून थी, उनकी शादी हुई अपनी फुप्पी के बेटे से, और अच्छे उनके रिलेशन था अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन उनकी शादी में बहुत बड़े इश्यूज हुए। उसकी वजह ये थी कि उनकी अम्मी और उनकी फुप्पी यानी एक दूसरे की अब तो सास हो गई, और पहले वो लोग आपस में क्या थी, भाभी और नन थी। तो उनके अपने ज़माने के जो इश्यूज थे ना वो अपने बच्चों पे मुंतकिल कर रहे थे। आखिर में दोनों मियाँ बीवी ने कहा हम अलग हो रहे हैं, आप लोग आपस में लड़ते रहे, तब के जाके उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आया। अब देखो बात वही है कि यार ठीक है जी, आपस में क्लैशेस हुए, सब कुछ हुआ, वक्त गुजर गया, अब आपके बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनकी आपस में शादियां हो रही हैं, लेकिन अभी तक आप उसी बात को लेकर बैठे हुए कि फला ने फला मौके पर ऐसा किया था तो हमने आज हिसाब उसका बराबर करना है। ये हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है, हमारे माशरे का माइंडसेट है, और यही माइंडसेट हमारे अंदर भी होता है क्योंकि हम इसी माशरे की पैदावार है। आप जब पढ़ाने जा रहे हैं आपका काम है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी हमारे बच्चे इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। कोलैबोरेशन ना होने की एक बड़ी वजह, एक और वजह, हम लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते कि दरख्त लगाता कोई और है, उसका फल खाता कोई और है। हम में से हर शख्स अगर ये सोचने लगे कि यार जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे उसका रिटर्न मिल जाए, यार मेरा ही नाम हो दूसरे का नाम ना हो, उसी के नतीजे में हमारा माशरे या हमारे इदारे तबाह होते चले जाते हैं। आज कॉलेज में बहुत सारा काम हो रहा है, आपने अभी तक कॉलेज की जितनी पोस्ट देखी है उसमें कभी प्रिंसिपल साहब की तस्वीर नजर आई आप लोग को? अगर प्रिंसिपल साहब ये सोच के बैठ जाए कि जी मैं फला काम मैं कर रहा हूँ और मैं तो चंद साल में रिटायर होने वाला हूँ तो मुझे क्या जरूरत पड़ी करने की, तो क्या हमारे कॉलेज के अंदर किसी किस्म की इंप्रूवमेंट आ सकती है? अगर हर टीचर ये सोच के बैठ जाए कि यार बच्चे मेरी तारीफ तो करते नहीं है या मेरा नाम तो लेते नहीं है, या वो बच्चे जो फला की ज्यादा तरफ जा रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या वो टीचर अच्छा पढ़ा सकेगा? हम में से हर शख्स को किसी न किसी हद तक बेलॉस होकर काम करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग के इस जो इश्यूज हैं उसको कहते हैं, एक बहुत बड़ी वजह ये है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी मतलब अलमिया, कॉमन्स मतलब अमूमी रवैया। मसलन एक किस्सा आपने सुना होगा कि एक बादशाह अपने रियाया से कहता है कि जी हमने ये हौज बनाया है, इसको दूध से भरना है। रात को सब जो है इसमें आके एक एक बाल्टी दूध, होता ही है कि जानवरों से दूध सुबह सवेरे निकाला जाता है जो फजर की अजानों से भी पहले, तो वो निकाल के लाके आपने एक बाल्टी उसमें डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल फायजा गई, फायजा ने सोचा कि यार छोड़ो मैं पानी मिला देती हूँ, बाकी पूरी क्लास तो जाके दूध ही डाल ली होगी ना, पता क्या चलेगा। अगले दिन जब सूरज निकला तो पूरा हौज पानी से भरा हुआ था। पता चला कि सबने फायजा की तरह सोचा कि हम जो है पानी डाल दें और किसी को क्या पता चलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं कि हम में से ये नहीं सोचते कि दूसरे पे इसका क्या इफेक्ट होगा। हम कचरा फेंक देते हैं, राइट। हम जैसे मैंने बार बार बताया कि पहले लैब वगैरह में इतनी सख्ती नहीं थी, लेकिन बाद स्टूडेंट्स ने उन सख्तियों, उन नरमियों का मिसयूज किया, एब्यूज किया। नतीजा क्या निकला कि हम सख्ती करने पे मजबूर हो गए। मैं पहले कभी भी अटेंडेंस में सख्ती नहीं करता था, कोई मसला नहीं, क्लास में आप पार्टिसिपेट करो। कुछ बच्चों ने हद से ज़्यादा उसको अब्यूज़ किया, नतीजा क्या निकला कि जब मैं अटेंडेंस के मार्क्स देने पे मजबूर हूँ।
अब होता क्या है, चंद लोगों की गलती की वजह से उसके असरात सबके ऊपर पड़ रहे होते हैं। जब आप अपनी क्लास के अंदर जाके कोलैबोरेशन को फॉस्टर करेंगे, तो बल्कि इवन अपने अंदर करना चाहें, सबसे पहले तो अपने अंदर करें, तो यहाँ पे भी आप लोग को इन तमाम चीज़ों को समझना चाहिए कि यार आपके जो सामने बैठा हुआ है, आपके बराबर में जो बंदा बैठा हुआ है, वो इस सोच के साथ, वो उसकी ये वाला माइंडसेट, उसका ये वाला बैकग्राउंड है, वो बंदा लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा, हमने उसको किस तरह से अपने साथ लेके चल रहा है। वो बंदा ऐसा है कि जो पुरानी पुरानी दुश्मनियों को याद रखेगा। वो बंदा ऐसा है कि जी वो ये नहीं सोच रहा है कि आज हम कुछ करेंगे उसका फायदा किसी और को होगा, वो अपने लिए सोच रहा है। ऐसे शख्स के साथ हमने किस तरीके से कोलैबोरेशन को करना है, इसको कैसे अकोमोडेट करना है, ठीक, यही चीजें आपने अपने स्टूडेंट्स के अंदर फॉस्टर करनी है। एक बड़ी वजह यह भी होती है कि हम लोग, ये हमारा ये भी माइंड सेट होता है कि जो एक बंदे को हम ज्यादा प्रेस करते हैं और बाकी को इग्नोर कर देते हैं। हमारे यहाँ क्रिकेट टीम के अंदर कोई एक खिलाड़ी ज्यादा मशहूर होता है, बाकी को बिल्कुल ही हमने जो है ना इग्नोर किया हुआ होता है। कुछ साल पहले, कुछ साल के मेरे 8-10 साल हो गए होंगे, कि एक जर्नलिस्ट जो था वो क्रिकेटर का इंटरव्यू कर रहा था। इतने में वहां से शाहिद अफरीदी गुजरा। उस बार मैं शाहिद अफरीदी साहब क्रिकेट खेल रहे थे, उसे बीच में इंटरव्यू छोड़ के शाहिद अफरीदी के पास चला गया। अब कितनी एक अजीब सी ये वीडियो थी, आप लोगों ने शायद देखी हो, ढूंढने के लिए मिल भी जाए, कि यार कितनी अजीब से, कितना बुरा सा रवैया था। ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं हुरिया की, और हुरिया से बात करते करते अचानक ही जो है फातिमा आ गया, फातिमा के पास चले जाए, तो हुरिया मतलब क्या कहेगी, मेरे साथ ही क्या हो रहा है, राइट, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, ये अडर एटीट्यूड हमारा भी होता है। हमारा इस तरीके से होता है, हम एक के पीछे पड़ते हैं तो उसी की तारीफें करते रहते हैं। हमारे माशरे में कोई अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं बस इसी बंदे ने सारा काम किया है। हम ये भूल जाते हैं कि भाई जिसके पीछे पूरी टीम है, हम उस टीम का कभी जिक्र नहीं करते। और पाकिस्तान की तारीख के अंदर, पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर आपको ये चीज बहुत ज्यादा नजर आएगी कि लोग किसी एक के पीछे तो बहुत ज्यादा प्रेस करें, बाकियों को इग्नोर कर देते हैं। शायद हम लोग कभी भी माशरे के ऊपर इतने असर ना डाल सके, एटलीस्ट हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर तो डाल सकते हैं। हम ये तो कर सकते हैं कि अपनी क्लास के अंदर हम फेवरेटिज्म ना करें, हम हर बच्चे को बराबर की तवज्जो देने की कोशिश करें। हर बच्चे के साथ एक हमारा रिलेशन ऐसा हो कि हर बच्चा ये समझे कि टीचर जो है ना ये मेरे साथ है, कि टीचर जो है कि ऐसा नहीं करते कि जी फना ही को बुलाते रहते हैं। और ये होता है, ये बड़ा एक एफर्ट लगता है। सीआर जो सिस्टम चल रहा होता है ना हमारे यहाँ, सीआर सिस्टम, अगर आप लोग ने कॉलेज का मैगजीन देखा हो तो मैंने उस पर जो मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें मैंने सीआर सिस्टम के खिलाफ ही लिखा है। इस सीआर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या होता है, टीचर को भी ये आसानी होती है, तमाम बच्चों का नाम याद रखने से बेहतर है कि एक का नाम याद कर लो। तमाम के बच्चों से काम लेने से बेहतर है कि एक ही को सारा काम पकड़ा दो, बस उसी के ऊपर डालते रहो डालते रहो डालते रहो। लेकिन इससे दूसरे बच्चे की नफ्सियात मुतासिर हो रही होती है, वो कहते हैं मैं क्या इस क्लास का हिस्सा नहीं हूँ। अगेन, अब सब बच्चों के नाम याद रखना, सब बच्चों को इन्वॉल्व रखना, यह देख लेना कि इस वक्त हानि की आंखों में नींद भरी हुई है, समीरा जो है कहीं और घूमी हुई है, ठीक है, इन तमाम बच्चों पे, तमाम बातों पे तवज्जो रखना एक मुश्किल काम है। आसान काम क्या है कि क्लास के आगे के 2 रोज पे तवज्जो दो, बाकी को इग्नोर कर दो, ठीक। लेकिन आप ये एफर्ट करते हैं तो उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा। सिर्फ कोलैबोरेशन कह देने से, ग्रुप प्रोजेक्ट करा देने से कुछ नहीं होता, आपको अपने एफर्ट उसमें डालने पड़ते हैं। इसीलिए टीचिंग को एक जो कहते हैं ना एक वैल्यूएबल प्रोफेशन है, और बड़ी इसकी मतलब जो उसकी हम इतनी तारीफें कर रहे होते हैं, जी पैगंबरी पेशा है, तो भाई ऐसे नहीं पैगंबरी पेशा कि आके जो है आप क्लास के अंदर एक बच्चे के सीआर को आपने नाम याद रख लिया, 1-2 रोज पे तवज्जो दे ली। जब इन तमाम चीजों को लेकर चलेंगे तभी अपनी क्लास के अंदर आप कोलैबोरेशन को फॉस्टर कर सकेंगे, ठीक है जी के। हानि का ख्याल ये है कि हम बच्चों की सुननी चाहिए। मैं भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा तजुर्बा तो ये नहीं रहा, बस ये बच्चों की नफ्सियात है। जब आप जाएंगे, जाहिर सी बात, एक बच्चा जो है उस वक्त अगर आप उस पर जबरदस्ती करेंगे, नहीं तुमने इसके साथ बैठना है, वो भी तुम्हारा दोस्त है, तो शायद वो बच्चा उस वक्त जिद पकड़ ले। क्योंकि बच्चा अपने घर से KG1 मेरे ख्याल से 5 साल का होता होगा, ऐसे ही 4 साल का बच्चा होता हो भाई। अब बस मेरे को जो कह रहे करो भाई सीधी सी बात है, वो बेचारा अपने घर से छोड़कर आया है वालिदैन को, और वो रोते धोते आया होगा यकीनन। तो यार ये तो खैर ज्यादा, 2.5 साल के बच्चों को आप स्कूल भेज दें, लेकिन चले खैर 2.5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा होगा तो जाहिर है उस वक्त आपने उसको अकोमोडेट करना है। उस वक्त वो जो कह रहा है उसको जाहिर सी बात है इसके अंदर ये माहौल पैदा हो कि घर को छोड़ के वो जा सके। मैं लाहौर के अंदर एक फैमिली में गया था, तो वहाँ पे बच्चा काफी बड़ा था, आई थिंक 10-11 साल का था, लेकिन उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था। उसके वालिदैन का क्या, मतलब उसके वालिदैन ने उसको शुरू में स्कूल नहीं भेजा, अब वो कहता है मैं जाऊंगा ही नहीं। अच्छा, वालिदैन भी थोड़ा सा लाड प्यार कर रहे थे उसके साथ, तो वो नहीं गया। तो ऐसे बच्चों के फिर ये भी इश्यूज हो जाते हैं। तो KG1 KG2 का जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे आपका काम बच्चे को पढ़ाना नहीं है, वहां पे काम ये कि जी उस बच्चे के अंदर इस बात को पैदा करना है कि वो घर छोड़कर आके वहां के जो स्कूल के नॉर्म्स है उसको सीख सके, घर के अंदर जिस तरीके से रहता है वो वाली चीज उसकी
तो स्कूल में नहीं चलेगी। अब घर में अम्मी अम्मी है तो यहाँ पे स्कूल में मिस है। एक दफा बच्चा फेमिलियर हो जाता है, स्कूल आना शुरू करता है, फिर हम बात करेंगे मतलब कोलैबोरेशन और इन तमाम चीजों के ऊपर, उसको हम लेते हुए चलेंगे। अच्छा, अब अगले जो बात है वो है क्रिएटिविटी की। ठीक है, क्रिएटिविटी का जो, यार हमारे मुल्क में क्रिएटिविटी होती है नहीं होती? कुछ चीज जहन में आ रही है? नहीं। जुगाड़ का जो लफ्ज है ना, ये जुगाड़ का लफ्ज, एक तो सबसे पहली बात आप लोग को स्लाइड के अंदर एक रेफरेंस नजर आ रहा होगा। जुगाड़ का लफ्ज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर शामिल किया जा चुका है और ये किया गया है 2017 के अंदर। तो अगर आप अपनी अंग्रेजी के अंदर अंग्रेजी में जुगाड़ का लफ्ज लिख देते हैं JUGAAD, तो असूलन वो एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि बहरहाल ये लफ्ज अब इंग्लिश के अंदर शामिल हो गया। और जुगाड़ का मतलब ये कि चीज एक अनऑर्थोडॉक्स सोल्यूशन लेकर आना। ठीक है, तो क्रिएटिविटी सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई हम ड्रामा लिख रहे हैं, या हम जो है कोई पीस ऑफ आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में जुगाड़ कहते हैं ना, ये भी क्रिएटिविटी में आता है। आपके सामने स्लाइड्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि ये भी क्रिएटिविटी की एग्जाम्पल है। अगरचे सेफ्टी है या नहीं वो एक अलग बात है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल क्रिएटिविटी। एक और एग्जाम्पल है, स्लाइड देख लिया आप लोगों ने? बहरहाल, तो जिस चीज को हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जुगाड़ कहते हैं, वो भी क्रिएटिविटी के अंदर आता है, किसी भी चीज का अनऑर्थोडॉक्स सोल्यूशन लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल, एमन के घर में मेहमान आए, एमन के पास 7 अप कम पड़ गई, तो एमन ने पानी डाल के दे दिया। ठीक है, ओके, अब ओके, ठीक है, ओके, अब मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इस बात को कि जी ये जो जुगाड़ क्रिएटिविटी है अपने स्टूडेंट्स के अंदर कैसे फॉस्टर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग का पहला असाइनमेंट भी आ जाएगा। पहला असाइनमेंट सबा हमारा ये है कि हम जो है ब्लॉग बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे। हम बात करेंगे कि जी क्रिएटिविटी के अंदर और ब्लॉगिंग का आपस में क्या ताल्लुक है। मोबाइल